हेलो एवरीवन, आज देखिए हम स्टार्ट करें क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 1 है हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि मैटर क्या है। जो भी चीज़ हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो सब हमारी क्या होती है, मैटर, जिसमें हमारी एयर, फूड, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट, एवरीथिंग जो भी आती है वो हम हमारी क्या कहलाती है, मैटर। डेफिनेशन वाइज देखें, जो चीज़ हमारी ऑक्यूपाई करती है स्पेस और जिसमें कुछ मास है उसको हम कहेंगे मैटर। अब मैटर को हमने क्लासिफाइड किया है उसकी फिजिकल और केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग। तो अब कुछ फिजिकल नेचर देखते हैं मैटर का। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, के जो भी हमारे मैटर्स हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। अगर आप देखिए जैसे कि ये ब्लॉक है, मैंने देखिए इसमें ब्लॉक में क्या है, 1 2 3 4 अलग अलग ब्लॉक्स मैंने लिए हैं। इसी तरह से मैटर अगर देखिए होल अगर हम बात करें तो एक मैटर है, लेकिन अगर हम इसको डीप स्टडी करेंगे तो ये भी बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, वो इतना ज़रूरी नहीं है, पर बस ये चीज़ें जो कॉन्सेप्ट समझाना है। लेकिन तब भी इसको मैं थोड़ा ले लेती हूँ कि देखिए हमने वाटर है, वाटर में हमने सॉल्ट या शुगर ऐड किया है और जब हम उसे धीरे धीरे घुमा रहे हैं तो उसमें सॉल्ट, थोड़े टाइम बाद सॉल्ट या जो भी हमारी शुगर है वो डिज़ोल्व हो जा रही है। इसका क्या रीज़न है? इसके दो रीज़न है कि जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक तो स्पेस है और दूसरा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं मैटर, इसीलिए वो डिज़ोल्व हो रहे हैं। मीन्स के देखिए ये आपका वाटर था और ये इसके पार्टिकल्स थे। ठीक है, जब हमने यहाँ पे शुगर ऐड की तो शुगर के ये क्रिस्टल आए और इनके बीच में जो स्पेस था वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया और ये इजीली डिज़ोल्व हो गए। इससे दो चीज़ें पता पड़ी कि ये जो क्रिस्टल था शुगर का, ये भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मिलके बना है और ये जो हमारा वाटर है ये भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मिलके बना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, स्मॉल्स। अब के कितने स्मॉल्स होते हैं इसको देखने के लिए हमने पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स को पानी में डिज़ोल्व किया है। तो जो फर्स्ट हमने डिज़ोल्व किया वाटर में, इसका कलर बहुत डार्क आया है, फिर इसी वाटर को हमने आगे फॉरवर्ड करते गए और कलर लाइट होता गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने 2 या 3 क्रिस्टल यूज़ करे थे, वो क्रिस्टल पूरे में डिज़ोल्व हो गए। उसी क्रिस्टल का थोड़ा सा पार्ट आप कह सकते हैं आगे फॉरवर्ड होता गया और कलर करता गया। इससे पता पड़ता है कि यह 2 या जो 3 क्रिस्टल भी थे हमारे, वो भी नंबर्स ऑफ पार्टिकल से मिलके बने थे। अब इसकी कुछ चीज़ को आगे पढ़ते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। अब जो पार्टिकल्स है मैटर के उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के उनके बीच में क्या है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल टू द अदर, कि जब भी हम किसी चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं किसी में तो क्या होता है कि जैसे अभी हमने देखा था कि हमने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया, मीन्स वाटर के जो पार्टिकल्स थे उसमें जाके शुगर के पार्टिकल्स मिक्स हो गए, मीन्स उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूस इन मूविंग, ये कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, इसको इसकी क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एज राइजिंग द टेम्परेचर, और देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ये बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है, द स्पेस बिटवीन अ पार्टिकल, this intermixing of particle of two different types of matter on their own is called diffusion। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न। मीन्स एक जो भी कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल में इंटरमिक्स होना, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। मीन्स इनमें एक तो डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी होती है, एक हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। अब क्या कहते हैं, ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर, जैसे जैसे हीट करते हैं डिफ्यूज़न हमारा बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि देखिए शुगर है वो गर्म दूध में जल्दी घुल जाती है एज़ कम्पेयर टू ठंडे दूध में। ठीक है, अब यहाँ पे यही दिखा है कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है द फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अब इनके बीच में क्या है, फोर्स होती है। हमने कहा कि ये
बहुत सारे पार्टिकल्स का बना होता है, इनके बीच में स्पेस भी है। तो अब ये एक दूसरे के साथ जुड़े क्यों हैं? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये अलग अलग तरह के मैटर्स में अलग अलग होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी सबसे ज़्यादा किस में होगी? सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैसेज में। इसीलिए जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर के मैटर की स्टेट्स क्या है। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। अब देखिए इसको अगर हम मैं आपको देखिए यहाँ पे थ्योरेटिकल दिया है, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। यहाँ पे जो फिगर्स दी हुई हैं कि देखिए हमारा जो भी सॉलिड है इसकी एक डेफिनेट शेप है, और ये जो इसके पार्टिकल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। और स्पेस जो है, हमने कहा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वो सबसे कम है। अब अगर कंपेयर करें लिक्विड से तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेरेटिवली कम है और स्पेस ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर हम गैस की बात करें तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है और स्पेस सबसे ज़्यादा है। अगर हम डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये डिफ्यूज़ नहीं होंगे, लिक्विड हमारा डिफ्यूज़ एज कम्पेयर टू सॉलिड हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा स्पीड से हमारा डिफ्यूज़न होगा हमारी गैसेस में, क्योंकि देखिए इनमें स्पेस बहुत ज़्यादा है और अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम है। यहाँ पे देखिए कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं कि मैंने आपसे कहा डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी नहीं होगी हमारे सॉलिड में। अब यहाँ पे देखते हैं कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और साइज़ होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और इनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। मीन्स अगर हम इस पेन को कंप्रेस करें तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शन की बात करें, एक पर्टिकुलर चीज़ अगर हम कोई भी मटेरियल है उसको हीट करेंगे, प्रेशर देंगे, तो उसकी शेप को हम बदल भी सकते हैं। जैसे वुड है, वुड को आप जला दें या तोड़ दें तो उनकी शेप आप चेंज कर रहे हैं। अगर एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन में तो देखिए स्पंज है, स्पंज हमारा सॉलिड है लेकिन वो कंप्रेस हो जाता है क्योंकि उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं और उनमें एयर भरी होती है। जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो जो उसकी एयर है वो बाहर की तरफ निकल जाती है और हमारा जो स्पंज है वो कंप्रेस हो जाता है। अगर अब हम बात करें, यहाँ पे देखिए वही चीज़ें दी हैं कि लिक्विड है, उसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है पर फिक्स वॉल्यूम है। कि मतलब हमारा 1 लीटर दूध है, हमने उसको बर्तनों में बदला तो उनकी शेप चेंज हो गई, लेकिन जो उसका अमाउंट था, वॉल्यूम था, वो फिक्स था। अगर अब यहाँ पे पॉइंट और दिया है कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, के सॉलिड को और लिक्विड को आप लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं। द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। और गैस की बात करें तो गैस जो भी एटमोसफियर में प्रेजेंट है वो वाटर में इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज़न क्या है? कि इंटरमिक्सिंग होना किसी भी पार्टिकल्स का मैटर के। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एक्वाटिक एनिमल है, अब वो वाटर में रहते हैं तो उनको वाटर से ही ऑक्सीजन मिलती है, जो कि अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमारा मैटर है और वाटर भी। तो इनकी जो ऑक्सीजन है गैस फॉर्म में वो हमारे लिक्विड में यहाँ पे डिजॉल्व है, जिसको एक्वाटिक एनिमल एक्वायर्ड करते हैं और सांस लेते हैं। देखिए इसमें यही सारी चीज़ें थ्योरेटिकल दी हैं जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताई हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स और देख लेते हैं कि जो गैस है ये हमारी कंप्रेस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। हमारी गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है। ठीक है। इसका एग्जांपल है हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आपने एलपीजी का नाम सुना होगा। द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी जो गैस होती है। आजकल इसे फ्यूल की तरह व्हीकल्स में भी यूज़ किया जाता है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, large volume of gas can be compressed into small cylinder and transported easily। आपने सुना होगा ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं या जो हम घर में यूज़ करते हैं एलपीजी गैस, वो सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब हम देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं कि मैटर की जो स्टेट है, कैन मैटर चेंज इज स्टेट? यस, मैटर कैन चेंज इज स्टेट्स। अब देखिए ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। के देखिए सॉलिड है, उसकी जो भी पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी थी, मीन्स उनकी मूवमेंट करने की जो पावर थी वो बढ़ जाती है, वो वाइब्रेट करने लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में और अपनी जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ते हैं और अपनी स्टेट को
चेंज कर लेते हैं। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग more freely. A stage is reached when the solid melt and convert into liquid. The temperature at which a solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. Means पर्टिकुलर एक अमाउंट ऑफ हीट देने पर जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाती है और ये फ्रीली मूव करते हैं और ये किस में बदल जाते हैं, हमारे लिक्विड में बदल जाते हैं। तो इस वाले पॉइंट को जिस पे जो हमारा सॉलिड है लिक्विड में बदलता है इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब जो मेल्टिंग पॉइंट हमारा आइस का है वो 273 केल्विन होता है। अब यहाँ पे एक देखिए टर्म और आती है फ्यूजन। अब ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में बदलता है उसको कहते हैं फ्यूजन। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। अब जो क्या कहते हैं, जो अगर हमारा सॉलिड है वो जब मेल्ट होता है पर उसका टेम्परेचर सेम रहता है तो वो टेम्परेचर जाता कहाँ पे, इस क्वेश्चन से एक हमारी टर्म निकल के आती है। इससे हमारी जो टर्म निकल के आती है उसको हम कहते हैं लैटेंट हीट। इसको हम आगे जाके देखिए पढ़ते हैं। पहले इसको ज़रा क्वेश्चन को ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो भी हमारा सॉलिड है वो हमारा मेल्ट हो गया। अब लेकिन अभी भी हम उसको क्या कहते हैं टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है कि कोई बीकर है उसको हम कंटिन्यूस टेम्परेचर दे रहे हैं लेकिन उसकी हीट नहीं बढ़ी, तो वो हीट कहाँ जा रही है, स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब इसको देखिए एग्जांपल के थ्रू समझिए। ये आइस क्रिस्टल है, नीचे सॉलिड है, इसको हमने टेम्परेचर दिया। एक टाइम पर अब धीरे धीरे देखिए ये इंक्रीज होगा लेकिन एक टाइम पर इसमें जो टेम्परेचर है वो बढ़ना बंद हो जाएगा और ये मेल्ट होके हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो भी इनमें पार्टिकल्स है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक करेगा ये, तभी जाके लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ब्रेक करने के लिए अब ये हीट को लेगा और वो हीट जो इसको ब्रेक करने में, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगी, उसी हीट को हमने कहा यहाँ पे लैटेंट हीट। मीन्स यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हमने सॉलिड को मेल्ट किया लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वो टेम्परेचर कहाँ गया, वो जो टेम्परेचर था, जो हीट थी, वो कहाँ पे यूज़ हो रही है, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। और इसी हीट को हम कहते हैं लैटेंट हीट। इसका अदर एक नाम और है, इसको हम हिडन हीट भी कहते हैं। अगर डेफिनेशन देखें, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of solid into a liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। यहाँ पे latent heat of fusion यूज इसलिए किया है कि यहाँ पे हम सॉलिड से लिक्विड बदल में चेंज कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हमने फ्यूज़न कहते हैं। तो वो प्रोसेस, वो हीट जो फ्यूज़न में यूज़ होती है उसको latent heat of fusion कहेंगे। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। हीट एनर्जी टू वाटर, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर, अ पॉइंट रीच whenever the particle have enough energy to break the free from the force of attraction of each other. At this temperature the liquid start changing into gases. The temperature at which a liquid start boiling at a atmospheric pressure is known as its boiling point। अभी देखिए हमने मेल्टिंग पॉइंट समझा था। अब बॉइलिंग पॉइंट मीन्स आप सिंपल समझते, कहते हैं ना दूध बॉयल हो रहा है, बॉइलिंग, जहाँ पर भी लिक्विड हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाए और हमारे गैस में बदलने लगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब जो हमारा वाटर है इसका होता है हमारा 373 केल्विन। यहाँ पे दो और चीज़ें समझिए कि एक हमारा टेम्परेचर की यूनिट होती है सेल्सियस, एक होती है हमारी केल्विन। अगर हमें किसी भी सेल्सियस यूनिट को केल्विन में बदलना है तो हमें उसमें 273 का प्लस करना होता है। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में बदला है, उसमें 273 हमने ऐड किए तो हमारा 373 केल्विन हो गया है। अब हमने देखा था लैटेंट हीट क्या है, फ्यूज़न देखी थी, तो अब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब वो प्रोसेस जिससे हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसको हमने वेपोराइजेशन कहा है, और वो हीट जो वेपोराइजेशन में हेल्प हुई है उसको हमने कहा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट क्या है, हमारी हिडन हीट है जो हमारे पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम, इसमें देखिए डायग्राम के थ्रू समझा है कि सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया टेम्परेचर बढ़ा के,
फिर लिक्विड को हमने टेम्परेचर बढ़ाया, गैस में चेंज किया। अगर इनका टेम्परेचर कम कर देंगे तो गैस से लिक्विड बन जाएगा और हमारे लिक्विड से फिर से हमारी गैस बन जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप वाटर को ही ले सकते हैं, आइस, वाटर और गैस। और देखिए यही सब चीज़ें दी हैं। द सब्सटेंस अराउंड अस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैसेज ऑन अप्लाइंग हीट। अब यहाँ पे देखिए कुछ, अब यहाँ पे एक टर्म और आती है सब्लिमेशन, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पहले क्या है, टर्म जो आई हमारी, कोई भी जो भी स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड में बदली और लिक्विड से गैस में। लेकिन अगर कोई भी स्टेट मैटर हमारा सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो इस टर्म को हम कहते हैं सब्लिमेशन। देखिए इसका एग्जांपल हमारा देखिए कपूर होता है, कैम्फर, आपने अगर उसको रखा तो वो क्या कहते हैं लिक्विड में नहीं चेंज होता, डायरेक्ट हमारा गैस में चेंज हो जाता है। अब देखिए इन स्टेट में प्रेशर का भी यूज़ होता है और प्रेशर से भी इनकी स्टेटस को चेंज किया जाता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है कि ये सिलेंडर है, पिस्टन के थ्रू ये कंप्रेस करते गए हैं और ये लिक्विड में बदल गया है। देखिए अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड गैस। तो गैसेस थी, इसको देखिए हमने लिक्विड में बदल दिया, इस पर हमने प्रेशर देखे। अब देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का आपने नाम सुना होगा, अंडर हाई प्रेशर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसेस स्टेट। कि हाई प्रेशर देखिए जो भी हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है हम उसको गैसेस में चेंज करते हैं। ऑन solid carbon dioxide get converted direct to the gaseous stage on decreasing of pressure to 1 atmospheric without coming into liquid stage। के इसमें क्या है, लिक्विड स्टेज में नहीं आएगा, डायरेक्ट सॉलिड से हमारा गैसेस में जाएगा। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, और इसको ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे भी एक डायग्राम बताया कि सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो तो इसको कहते हैं देखिए फ्यूज़न, और लिक्विड से अगर हमारा सॉलिड बने तो इसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से हमारा गैस बने तो इसको वेपोराइजेशन कहते हैं, और गैस से हमारा लिक्विड बने तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं। अब सॉलिड से हमारा गैस बने या गैस से हमारा सॉलिड बने इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। अब एक टर्म आती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है कि देखिए जब भी हमारी कोई चीज़ बॉयल हो रही है लिक्विड और वो गैस में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को हमने कहा इवेपोरेशन। अगर आप सिंपल क्लोथ का एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, कि क्लोथ आप हैं जो सूखने के लिए आप धूप में डालते हैं तो उनमें इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, जो भी उनमें वाटर होता है वो इवेपोरेट हो के उड़ जाता है और आपके जो क्लोथ्स हैं वो सूख जाते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मीन्स वो फिनोमिना जिसमें लिक्विड डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पे, पर वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, इसको कहते हैं इवेपोरेशन। अब इसको फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं, देखिए इसको फैक्टर इफेक्ट करते हैं सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। मीन्स आपने कपड़ों को एक देखिए इस तरह से डाल दिया तो ये नहीं सूखे, लेकिन अगर आप कपड़े को फैला के अच्छी तरह डालेंगे तो वो सरफेस एरिया बढ़ेगा और उस पर एक अमाउंट हीट ज़्यादा पड़ेगा और इवेपोरेशन जल्दी से होगा। अब ऑन इंक्रीज टेम्परेचर, देखिए जैसे धूप होगी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, पर ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवेपोरेशन का प्रोसेस कम होगा। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये अमाउंट होता है वाटर वेपर का जो एयर में प्रेजेंट होता है। अब सपोज करिए कि एयर में पर्टिकुलर अमाउंट में वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है और हमें यहाँ पे इवेपोरेशन का प्रोसेस करना है, तो जब यहाँ पे ऑलरेडी वाटर वेपर है तो इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा। मीन्स ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवेपोरेशन कम होगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, और जैसे जैसे हवा तेज होगी वैसे वैसे इवेपोरेशन भी हमारा तेज होगा। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करती है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप एन इवेपोरेशन, के कोई भी बर्तन में है हमारा वेसल खुला है तो लिक्विड हमारा इवेपोरेशन करेगा। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है जी कि पार्टिकल्स हैं ये अपनी एनर्जी लॉस करें इवेपोरेट में तो ये अपनी जो सराउंडिंग है वहाँ से एनर्जी लेने लगते हो, इसी वजह से जो भी हमारी सराउंडिंग है वो
ठंडी हो जाती है। दिस इवेपोरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। अब इसको देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि देखिए हमारा जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, अगर हम उसको अपने पाम पर डालें एकदम से वो उड़ जाता है, मीन्स इवेपोरेट होगा, और हमें हाथ में ठंडा ठंडा लगता है क्योंकि वो अपने एनर्जी लॉस को पूरा करने के लिए जो भी हमारे पाम में हथेली पे हमारे जो हीट है उसको एब्जॉर्व करता है। ओके, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर? ये आपको इजीली बहुत चीज़ है कि कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफियर फॉर इजी एवेपोरेशन। सिंपल क्वेश्चन है कि वो आपकी बॉडी से हीट को लेगा और इवेपोरेट कर देगा। तो कॉटन के कपड़ों में क्या है, आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। यहाँ पे देखिए हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। हमने यहाँ मैटर की 3 स्टेजेस पढ़ी, इसके अलावा आगे जाके साइंटिस्ट ने 2 और स्टेज निकाली हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी हम उनके नाम जान लें। देखिए हमने पढ़ी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके अलावा एक प्लाज्मा और बोन आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 2 हमारी स्टेट्स और हैं जो हमने क्लास 9th में पढ़ी हैं। अब प्लाज्मा हमारा क्या होता है, एक एनर्जेटिक सुपर एक्साइटिंग पार्टिकल्स जब होते हैं इस स्टेट में तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। और हमारी देखिए ये क्योंकि यहाँ पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ने ये साइंटिस्ट ने की थी, आइंस्टीन ने, तो इसीलिए उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रखा है। अब इसको क्या होता है, ये जो होते हैं हमें BEC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। अगर हम किसी भी गैस को बहुत कम डेंसिटी पर कूल करेंगे तो हमारी बनेगी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये वाली स्टेट बनेगी मैटर की। ओके, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर, और बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये हमारी स्टेट आएगी, पर ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस हमें इनका नाम ध्यान रखना है। और देखिए इसमें शॉर्ट नोट्स हैं, ये मैं आपको अलग वीडियो में करा चुकी हूँ, आप ये करें। इसके बाद एक बार आप इसके क्वेश्चन आंसर एक बार रीड करें ताकि आपको पता पड़े चैप्टर कितना समझ आया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।